हेलो फ्रेंड्स, तो अपने पढ़ते हैं अनुवांशिकी का जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। अनुवांशिकी और विभिन्नता ये होती क्या है, इनके बारे में अपने पढ़ेंगे। इनसे पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा डिटेल में कि क्या होता है कि अनुवांशिकी और अनुवांशिकता। पहले ये इन दोनों में अंतर आपको समझना होगा। पहले तो ये एक ऐसी साइंस है जिसमें अपने पढ़ते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुण है जो कैसे गति करते हैं या किस प्रकार से जो गुण है वो एक दूसरे प्रकट होते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर कैसे जाते हैं। तो इनके बारे में अपने पढ़ते हैं। तो फिर बात करते हैं जेनेटिक्स होता क्या है, तो उनके बारे में। तो उससे पहले कि अपने जो लेसन स्टार्ट करें उससे पहले अपने देख लेते हैं शब्दावली। ये शब्दावली है, ये महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये चैप्टर देखने में वैसे हो सकता है आपको हार्ड लगे, लेकिन हार्ड है नहीं अगर आप समझने की कोशिश करें तो। क्योंकि एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन बनते भी हैं और कंपटीशन एग्जाम के अंदर तो अच्छे बनते हैं। तो फिर आप यानी आपको अगर ये शब्दावली पढ़ लेंगे तो इसके बाद में आप जैसे किताब के अंदर चेक करोगे तो भी आपको पढ़ना आसान लगेगा। तो यानी कहने का मतलब है कि आप अगर इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अनुवांशिकी क्या है, पहले ये बात कर लेते हैं। अनुवांशिकी है क्या, अनुवांशिकी और अनुवांशिकता में अंतर क्या है, पहले मैं बता देता हूँ कि अनुवांशिकी एक साइंस है, यानी एक ऐसी विज्ञान है। क्या है? एक ऐसी विज्ञान है जिसमें अपने क्या पढ़ते हैं कि जो गुण हैं और उनके बारे में और विभिन्नताएं हैं, यानी एक पेरेंट्स के अंदर कुछ गुण पाए जाते हैं और वो आगे पीढ़ी के अंदर कैसे गति करते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। और कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है, जैसे कि कुछ लक्षण एक प्रजाति के अंदर ही पाए जाते हैं, वो दूसरी प्रजाति से उसको अलग करते हैं। तो इस प्रकार की जो विभिन्नताएं हैं वो उनके बारे में अपने अध्ययन करते हैं। उस साइंस को क्या कहते हैं? अनुवांशिकी। और अगर अनुवांशिकता की बात करें, अनुवांशिकता कहते हैं जो जीनों की जो गति है, यानी जिसे बोलते हैं वंशागति बोलते हैं, वंशागति। यानी कुछ जीनों की जो गति है तो उसको क्या बोलते हैं? अनुवांशिकता। ये बात होगी। और फिर बात आती है लक्षण की। लक्षण क्या होते हैं? लक्षण इनको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेट्स। और सबसे पहले अनुवांशिकी और अनुवांशिकता में आपको अंतर याद रखना है। अंतर अगर आप हिंदी में थोड़ा हार्ड होता है अंतर करना अपने को, तो अपने क्या करते हैं, इसको तो लिखते हैं जेनेटिक्स। इंग्लिश में याद करना आसान है तो आप इंग्लिश में देख लेना जेनेटिक्स। और अनुवांशिकता को बोलते हैं हेरेडिटी। हेरेडिटी तो आप इंग्लिश में याद कर लेना, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और लक्षण की बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स। तो अब लक्षण होते क्या है, यानी कुछ पीढ़ी है उनके अंदर, यानी कुछ जो जातियां हैं उनके अंदर कुछ खास गुण पाए जाते हैं। उन गुणों को ही क्या बोलते हैं? लक्षण बोलते हैं। गुणों को ही लक्षण बोलते हैं। जैसे कुछ पीढ़ियों के अंदर अपने देखते हैं कि बाल बुरे होते हैं, बालों का बुरा होना। यानी इंसानों की बात करें तो कुछ जैसे इंसान ऐसे होते हैं जिनके अंदर, यानी एक परिवार के अंदर ही सभी के बाल बुरे हैं या सभी की आंखें बुरी हैं, यानी इस प्रकार की अलग से गुण हो सकते हैं जो उनको दूसरों से अलग करते हैं। तो इनको बोलते हैं लक्षण, यानी उनके जो गुण है वो उनको दूसरों से अलग कर रहे हैं। उन गुणों को ही क्या बोलते हैं? लक्षण। होगी बात पहले। विविधता क्या है? डाइवर्सिटी बोलते हैं इसको, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी और विविधता होती क्या, इसको समझने की कोशिश कर रहा कि जैसे बुक के अंदर जिस प्रकार से लिखा हुआ है कि 3,40,000 के कुछ करीब, यानी प्राणियों की पादपों की जातियां हैं और पादपों की प्रजातियां पाई जाती है। और जैसे इंसानों की कुछ प्रजातियां पाई जाती है 3 लाख के कुछ, इस प्रकार से। तो सभी, यानी अपने बात करें तो सभी पादप एक दूसरे से अलग हैं और सभी इंसान है वो एक दूसरे से अलग है। यानी ऐसा क्या डाटा रहा होगा कि जैसे सभी इंसान है, यानी एक जो इंसान है उसकी शक्ल दूसरे इंसान से अलग है। और इतने, यानी पूरी धरती के ऊपर जितने भी इंसान है उनकी सबकी शक्ल है वो अलग अलग है। तो उनको क्या बोलते हैं? उन अलग अलग को ही विविधता बोलते हैं।
और ये विविधता होती किसके कारण है? ये विविधता होती है आनुवंशिकी के कारण, यानी उनके जो आनुवंशिक गुण हैं उनके कारण ही अलग अलग ये एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जैसे एक परिवार की बात करें तो एक परिवार में भी सभी सदस्यों की शक्ल अलग अलग है, तो ये क्या है? विविधता। एक बात। अब बात करते हैं जीनों की। जीन क्या होते हैं, कि जीन होते क्या हैं? मैंने यहाँ पर बात की थी गुण की। जैसे एक गुण की बात करें तो जैसे आपने पहले देखा था कि बालों का रंग भूरा या आंखों का रंग भूरा, या जैसे हाथ की कुछ आकृतियां अलग होना, या चेहरे की आकृति कुछ अलग होना, या जैसे तो इस प्रकार के कुछ गुण हो सकते हैं जो उनको दूसरों से अलग करते हैं। तो ये गुण किस पर डिपेंड करता है कि क्या चीज है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जा रही है, यानी कुछ तो चीज है जो एक पीढ़ी से यानी पेरेंट्स से जो उनकी संतानें हैं उनके अंदर जा रही है, जो उनकी जो आगे की पीढ़ी है उनके अंदर जा रही है। तो क्या चीज है? तो वो इसको मेंडल की बात करें तो मेंडल ने इसको नाम दिया था कारक। कारक कहा था कि कुछ ऐसे कारक हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जा रहे हैं। तो अब ये बाद में डिफाइन हुआ था कि इन्हीं को बाद में क्या बोला गया? इस कारकों को ही जीन बोला गया। ये बात अलग थी कि मेंडल अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाए थे, उसके कुछ कारण थे, बट जो मेंडल ने बात बोली थी वो सही बात थी कि कुछ कारक तो ऐसे हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जा रहे हैं। तो ये क्या थे? जीन थे। फिर दूसरी बात आती है कि गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र यानी जीन समझ में आ गया कि यानी एक गुण है वो किसके द्वारा जा रहा है दूसरी पीढ़ी के अंदर? तो वो जा रहा है जीन के द्वारा। यानी एक जीन यानी एक ऐसा बोल सकते हैं कि जीन है वो एक गुण को यानी अपने अंदर फिट कर रहा है और फिर दूसरी पीढ़ी के अंदर लेके जा रहा है। इतनी बात क्लियर होगी। इसके बाद में देखते हैं गुणसूत्र क्या होते हैं। गुणसूत्र एक अपने ऐसे नॉर्मल भाषा के अंदर बोल सकते हैं कि गुणसूत्र एक ऐसा साधन है, जैसे अपने ट्रेवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो अपने कुछ किसी चीज की मदद लेते हैं, जैसे बाइक की, बस की, कार की, तो उसके हिसाब उनकी तरह ही जीन है वो ट्रेवल करेंगे। ट्रेवल किस पर बैठकर करेंगे? गुणसूत्र पर बैठकर। तो जैसे अपने बात करें कि ये जैसे जीन डीएनए है, कुछ डीएनए के इस प्रकार से टुकड़े जुड़कर इस प्रकार से टुकड़े जुड़े हुए हैं, यानी अगर इसको देखें तो इस प्रकार से इसकी संरचना बनेगी गुणसूत्र की, तो इनको गुणसूत्र बोलते हैं। और डीएनए पर जीन है वो इस प्रकार से चिपके हुए होते हैं। होगी बात क्लियर? ये गुणसूत्र क्या होते हैं कि ऐसा साधन जिस पर जीन है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर यानी जाएंगे तो गुणसूत्र के माध्यम से जाते हैं, उसे गुणसूत्र बोलते हैं। ये हो गया गुणसूत्र। फिर आता है जीनोम। जीनोम क्या है? जीनोम एक शब्द को ध्यान से देखना कि आप जैसे कि एक फीमेल है और एक मेल है, तो जब एक अगुणित है यानी इनके संकरण से पहले यानी इनसे कुछ गुण आएंगे, इनसे कुछ गुण आएंगे, तो ये जब इनका संकरण नहीं हुआ है यानी दोनों अलग अलग है, उस टाइम क्या है? ये अगुणित है। अगुणित यानी इनके जो गुणसूत्र हैं वो अभी इसके साथ डिफ्यूजन नहीं हुआ है इनका, तो जब इनके साथ मिलेंगे उसके बाद तो ये गुणित हो जाएगा, एक जाइगोट बन जाएगा। यहाँ पर अगर जाइगोट बनने से पहले जो अगुणित गुणसूत्र है इनको ही क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। यानी अगुणित गुणसूत्रों का जो सेट है इसको क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। फिर देखते हैं अपनी प्लाज्मोन। प्लाज्मोन क्या? प्लाज्मोन की बात करें, जैसे एक कोशिका है, ये इसका क्या है? केंद्रक। ये इसका केंद्रक हो गया, ये पूरी कोशिका हो गई। अब इसके बीच में जो केंद्रक है यहाँ पर क्या है? जीव द्रव्य यानी प्लाज्मा हो गया। अब इस जीव द्रव्य के अंदर कुछ आरएनए, डीएनए वगैरह पाए जाएंगे, यानी कुछ जीन्स पाए जाएंगे।
तो जब केंद्रक के जो बाहर यानी प्लाज्मा में जो जीन्स वगैरह या फिर डीएनए वगैरह पाए जाते हैं, यानी जीन्स डीएनए पर ही चिपके होंगे, तो अपने बोल देते हैं कि डीएनए ही जीन्स है या जीन्स ही डीएनए है, यानी बात नॉर्मल है। वो दोनों में फर्क हो सकता है कि कुछ यानी वो ज़्यादा मात्रा में होंगे डीएनए में, तो जीन्स तो अपने बोल देते हैं कि वो डीएनए हो गया या आरएनए हो गया, यानी इनमें डिफरेंस है। बट अपने नॉर्मल भाषा में ऐसे बोलते हैं कि प्लाज्मा में जो जीन्स पाए जाएंगे, जो गुणसूत्र पाए जाएंगे, उनको ही प्लाज्मोन बोलते हैं। और इसे एक नाम और है इसका, प्लाज्मोजीन भी बोलते हैं। यानी जो प्लाज्मा में जीन पाए जाते हैं उनको प्लाज्मोजीन कहते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। फिर इसके बाद में देखते हैं एलील क्या है। एक शब्द आता है एलील क्या है। एलील जैसे मेंडल ने संकलन करवाया था इस चीज का कुछ पौधों में, कि जैसे लंबे पौधे थे और बौने पौधे, ठीक है। अब गुण तो एक ही है इनका कि ये दोनों अलग अलग हैं, यानी लंबा और बौना दोनों अलग अलग है, बट ये गुण तो कौन सा है, लंबेपन का गुण है। यानी दोनों गुण तो लंबेपन के ही है कि लंबा कम है वो बौना है, लंबा ज्यादा है वो लंबापन उसका ज्यादा लंबा हो गया, ठीक है, उसकी हाइट ज्यादा होगी। यानी ये गुण अगर इसको एक भाषा में एक शब्द के अंदर बोले तो उसको लंबा या लंबापन बोल सकते हैं। लंबे और बौने को दोनों को एक साथ बोले तो अपने बोल सकते हैं कि लंबेपन का गुण है ये। और दूसरी बात फिर देखते हैं अपने कि रंग की बात करें। अब अपने सभी को रंग बोल दिया, तो रंग में तो बहुत से रंग हो सकते हैं। तो रंग हरा भी हो सकता है या पीला भी हो सकता है, यानी दोनों अलग अलग है ना, एक दूसरे के विपरीत है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, यानी दो जोड़ी विपरीत गुण यानी दो जोड़ी जब विपरीत गुण एक साथ पाए जाते हैं एक पीढ़ी के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, एलील। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखते हैं एलील कैसे, कि जैसे मैं बोल देता हूं कि एक पीढ़ी है जिसके अंदर एक तो बड़ा कैपिटल टी हो गया, यानी और एक स्मॉल टी हो गया। मतलब कि एक तो लंबेपन है, यानी ये तो अपने खुद को डिफाइन करेगा, यानी वो ज्यादा प्रभावी है, ठीक है, प्रभावी है, और ये अप्रभावी है। अपने लक्षण को दोबारा बता दूंगा कि प्रभावी, यानी इसको दोबारा देख लेंगे। आपने थोड़ा रह गया कि अपने को प्रभावी और अप्रभावी के बारे में नहीं बताया, तो उसको बता दूंगा। तो एक तो बड़ा टी है, एक छोटा टी है। उसमें देखेंगे कि एक बड़ा टी है वो खुद को डिफाइन करेगा, और छोटा टी है वो खुद को बताएगा कि मैं, यानी खुद को वो नहीं बता सकता क्योंकि वो अप्रभावी है। तो यानी जब ये इससे अलग होगा तो वो बौनेपन को ही प्रदर्शित करेगा, छोटा टी है वो, और बड़ा टी है वो लंबेपन को ही प्रदर्शित करेगा, यानी उसके पौधे होंगे वो लंबे होंगे। तो इस प्रकार से जब ये दोनों एक पीढ़ी के अंदर पाए जाते हैं तो उसको एलील बोलते हैं। इतनी बात है। फिर है उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। म्यूटेशन बोलते हैं इसको, उस परिवर्तन को। उत्परिवर्तन क्या है, उत्परिवर्तन ये है कि जैसे अपने बात करें उत्परिवर्तन की, जैसे कुछ पौधे लिए गए जो रेड कलर के फ्लावर थे उसके, और कुछ वाइट कलर के जो मतलब फ्लावर के जो पौधे थे, ठीक है, यानी इसके जो फूल की बात करें, अपने फूल की बात करें तो कुछ पौधे यानी ऐसे लिए गए जिनके यानी रेड कलर के फ्लावर थे और कुछ के वाइट थे। जब इनको यानी इसको ये जैसे मेल है या फीमेल है, यानी दोनों में से कैसे किसी को फीमेल ले लो या किसी को मेल ले लो। अब जब इनका जब संकरण करवाया जाता है तो क्या बनता है, इसको कैपिटल आर से डिफाइन कर देते हैं और इसको स्मॉल आर से। इनको अलग नहीं कर सकते, जैसे इसको आर से या डब्ल्यू से नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में जब आगे पीढ़ियां बनाते हैं F1 F2 पीढ़ी तो उसमें दिक्कत आ जाती है, तो इसको स्मॉल आर से करते हैं। जब इसमें से कुछ गुणों को लिया जाएगा तो वो जैसे आर हो गया
और इसको इसमें से लिया जाएगा तो ये R हो गया, यानी ये बन गया गैमेट, गैमेट बन गया। जब अब देखेंगे कि जब इनका जब संकरण करवाया गया तो कुछ अलग ही बन गया, यानी पिंक कलर के यानी गुलाबी रंग के जो फूल थे वो आ गए इसमें। कैसे कि ना तो ये पेरेंट्स के बराबर हुआ, यानी ना तो ये मेल के जैसा हुआ और ना ही ये फीमेल के जैसा हुआ, ये तो कुछ अलग ही बन रहा है। यानी होना क्या था, या तो वो मेल जैसा होता या वो फीमेल जैसा होता, बट ये तो कुछ अलग ही बन रहा है। तो ये क्या होता है, ये विभिन्नता यानी उत्परिवर्तन होता है, यानी कुछ अलग ही दर्शा रहा है गुण। जब इससे आगे पीढ़ियां बनेगी उसमें ये कुछ अलग हो जाएगा। वो अपने वंशागति के जो नियम हैं उनमें देखेंगे कि ये किस प्रकार से अलग हो जाते हैं। और फिर बात आती है कि उत्परिवर्तन ये है कि कुछ अलग ही बन जाना, ठीक है, आगे की पीढ़ियों में कुछ अलग ही गुण प्रदर्शित कर देना जो ना तो उनके पेरेंट्स यानी माता के बराबर है या पिता के बराबर नहीं है, अलग ही कुछ गुण प्रदर्शित करना। फिर बात आती है समयुग्मजी क्या है, जब एक ही जैसे गुण है, जैसे कैपिटल टी यानी लंबेपन के ही गुण है, दोनों के अंदर ही मेल फीमेल में भी लंबेपन के ही गुण है, या इनमें भी जैसे अपने बात करें तो इनमें भी अगर जैसे कैपिटल टी होता और इसमें भी कैपिटल टी होता तो जो पीढ़ी बनेगी वो उसमें भी यानी सारे लंबेपन के ही गुण आएंगे, ठीक है। तो अगर जब दोनों ही समान युग्मज होते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, समयुग्मजी। और जब दोनों अलग अलग गुण होते हैं यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी या फिर बड़ा आर या छोटा आर, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, विषम युग्मजी। तो ये इस चैप्टर में आपने इसकी शब्दावली पढ़ ली है, फिर इसको आगे थोड़ा और पढ़ेंगे, इसमें कुछ शब्द और हैं, 10-12 शब्द और हैं, उसके बारे में देखेंगे आगे की क्लास में, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी तो उसमें देखेंगे। तो इसमें इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।